अब नाउ हमारे पास एक पेशेंट आया जिसकी टंग जो है वो राइट साइड पे डेविएट हुई है, उसकी सेंस ऑफ वाइब्रेशन और टच डिक्रीज हुई है, और जो आर्टरी कॉमनली इन्वॉल्व होगी डेट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब आर्टरीज एंड ब्रेन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है उसकी वजह से आपको कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस होती है और सेंसरी लॉस होगा। मतलब अगर आपकी राइट साइड की मिडिल सेरेब्रल आर्टरी अगर डैमेज होती है तो आपको दूसरी साइड का पैरालिसिस होगा और सेंसरी लॉस होगा, और कॉन्ट्रालैटरली होमोनोमस हेमिनोपिया होता है। साथ पेशेंट को एफेजिया भी डेवलप हो जाता है। टेम्पोरल लोब के अंदर आपको वर्निक्स एरिया होता है और फ्रंटल लोब के अंदर आपका ब्रोकाज एरिया होता है। फ्रंटल लोब में आपका ब्रोकाज एरिया है, FB से याद रख लेना है कि आपका जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर आपको ब्रोकाज एरिया है, और जो टेम्पोरल लोब है उसके अंदर आपका वर्निक्स एरिया होता है। तो जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है ये आपको कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस कराती है और सेंसरी लॉस कराती है, और कॉन्ट्रालैटरली होमोनोमस हेमिनोपिया कराती है। अब जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है ये कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस कराती है और ये भी कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस कराती है। और जो आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, अब ये आपकी MCA थी, ACA थी। अब आती है हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस जो कराती है, इसमें आ जाती है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी आपकी कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस कराती है और ये आपकी कॉन्ट्रालैटरल प्रोप्रियोसेप्शन भी कराती है। कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस, कॉन्ट्रालैटरल प्रोप्रियोसेप्शन, और सेम साइड पे आपको हाइपोग्लॉसल नर्व का डिसफंक्शन हो जाता है। टंग आपकी डेविएट कर जाती है सेम साइड ऑफ लीजन के ऊपर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जब डैमेज होती है, और राइट साइड की आर्टरी का लीजन होगा तो टंग आपकी राइट साइड पे ही डेविएट कर जाती है। अब यहाँ पे MCQ में भी यही दिया हुआ था कि टंग आपकी राइट साइड पे डेविएट कर रही है तो आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आपकी राइट साइड की ही इन्वॉल्व होगी। और साथ ही इसमें आपको कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस और कॉन्ट्रालैटरल प्रोप्रियोसेप्शन का लॉस होता है, और साथ इसमें आपको सेम साइड पे आपका हाइपोग्लॉसल नर्व डिसफंक्शन होता है कि आपकी टंग जो है वो सेम साइड पे ही डेविएट करेगी। जिस साइड पे लीजन होगा, जिस साइड की आर्टरी का लीजन होगा वहीं पे आपकी टंग डेविएट करती है। उसके बाद आती है पाइका। पाइका क्या होती है? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। जो पोस्टीरियर इन्फीरियर आपकी सेरेबेलर आर्टरी है पाइका के अंदर आपका लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें आपको इसको हम वॉलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं या फिर पाइका सिंड्रोम भी कहते हैं। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम कहते हैं, वॉलनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपको सेम साइड पे एटेक्सिया होता है, निस्टैग्मस होता है, सेम साइड पे आपको फेस में पेन होता है, टेम्पोरल लॉस हो जाता है, और दूसरी साइड पे आपको टेम्परेचर और पेन का लॉस होगा। कॉन्ट्रालैटरली आपको पेन और टेम्परेचर जाएगा, सेम साइड पे आपका टेम्परेचर लॉस भी होता है, सेम साइड पे आपको फेशियल पेन भी होता है, सेम साइड का आपको एटेक्सिया भी होता है, सेम साइड पे आपको निस्टैग्मस भी होता है, और डिस्पेजिया डेवलप हो जाता है जब पाइका का डैमेज होता है। हॉर्सनेस हो जाती है, गैग रिफ्लेक्स आपका डिक्रीज हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, वर्टाइगो होता है, निस्टैग्मस होता है, और इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है। उसके बाद आती है आई का, डेट इज एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। इसमें आपको लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब आपको जब पाइका के डैमेज हो जाने की वजह से आपको लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो रहा था, जिसको हम वॉलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं या फिर पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी सिंड्रोम भी कहते हैं। जो आइका है जिसमें आपका एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी होती है उसकी डैमेज की वजह से आपको लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम होता है, जिसमें आपको सेम साइड का निस्टैग्मस होगा, पैरालिसिस होगी, एटेक्सिया होगा, निस्टैग्मस होगा। इप्स सेम साइड की फेशियल पैरालिसिस होती है जिसमें आपकी लैक्रिमेशन कम हो जाती है, सेलिवेशन कम हो जाती है, सेम साइड पे सेम साइड के एंटी 2/3 ऑफ द टंग के ऊपर आपकी सेंसेशन भी आपकी लॉस हो जाती है और पेशेंट को डेफनेस होती है, और कॉन्ट्रालैटरल साइड पे उसको पेन और टेम्परेचर का लॉस हो जाता है। इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा जब आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी डैमेज होती है, आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमियोनोपिया और मैकुलर स्पेयरिंग होती है। मैकुला आपका स्पेयर हो जाता है लेकिन आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमियोनोपिया डेवलप हो जाता है आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के डैमेज की वजह से। और जब आपकी रेटिनल आर्टरी डैमेज होती है तो आपको एमरोसिस फ्यूगैस होता है, जिसमें आपको पेनलेस टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन हो जाता है एक या दोनों आंखों के अंदर। अब सबसे पहले अगर एफेजिया हो रहा है टेम्पोरल लोब की डैमेज की वजह से आपको एफेजिया डेवलप हो जाता है। अब टेम्पोरल लोब में आपका बेसिकली वर्निक्स एरिया होता है, और जो आपका फ्रंटल लोब है उसके अंदर आपका ब्रोकाज एरिया होता है। अब टंग की डेविएशन क्या होती है? अगर तो टंग डेविएट कर रही है सेम साइड की नर्व इंजर होगी। टंग डेविएट करती है सेम साइड ऑफ नर्व इंजर्ड इज हाइपोग्लॉसल नर्व। अगर आपको टंग डेविएट की और सेम साइड की आपकी नर्व डैमेज हुई है दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व आपकी डैमेज हुई है, जिसकी वजह से टंग आपकी सेम साइड पे डेविएट करती है। राइट डेविएशन ऑफ द टंग है, सेंसेशन आपकी डिक्रीज हो गई है टच की भी वाइब्रेशन की भी, तो आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जब आपकी टच और वाइब्रेशन की सेंसेशन कम हो जाए और आपकी टंग जो है वो एक साइड पे डेविएट कर जाए तो आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है इसमें आपको, क्योंकि आपके हाइपोग्लॉसल नर्व्स का डिसफंक्शन हो जाते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की डैमेज की वजह से। उसके बाद एक पेशेंट आया जिसको एफेजिया डेवलप हो गया, फेशियल नर्व पे सेम साइड पे एफेजिया और फेशियल नर्व डैमेज उसका सेम साइड पे है, और कौन सी आर्टरी मोस्ट लाइकली ब्लॉक होगी? तो आपकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। जब आपको सेम साइड की आपकी सेम साइड का आपको एफेजिया हो और सेम साइड का आपको फेशियल पैरालिसिस हो, तो आपको हमने पढ़ा था कि आपकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। क्या अगर आपको एफेजिया और फेशियल आपकी सेम साइड पे इन्वॉल्व है तो कौन सी आर्टरी ब्लॉक होगी? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। उसके बाद एक पेशेंट प्रेजेंट किया है लेग की पैरालिसिस के साथ, एफेजिया के साथ, डैमेज कौन सी होगी? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अगर एफेजिया है साथ उसको पैरालिसिस है तो डैमेज कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा डैमेज होती है दैट इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। हेमी पैरालिसिस है साथ फेशियल पैल्सी है कि एक तो पैरालिसिस होगी साथ उसका फेशियल पैल्सी होगी तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज की डैमेज हो जाती है।
मिडिल मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ओक्लूजन की वजह से होता है। जब आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ओक्लूजन होती है तो आपको मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम हो जाता है, और जो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम था वो आपको पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से हो रहा था। अब विजुअल इशू है, इन्फाक्ट जो है वो ब्लड वेसल के अंदर है विजुअल सेंटर की, तो डायग्नोसिस क्या होगी? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में हमने पढ़ा था कि आपको कॉन्ट्रालैटरल हेमियोरोपिया डेवलप हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका मैक्यूलर स्पेयर होता है। जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है ना, ये ब्लड वेसल्स आपके वैक्यूलर सेंटर के अंदर, विजुअल सेंटर के अंदर होती है, तो विजुअल इशू आपको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की डैमेज की वजह से होगा। अगर तो आप आइज क्लोज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज फेशियल नर्व का लीजन है, और अगर आप आंखें खोल नहीं पा रहे हो, दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व का लीजन है। और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जब ब्लॉकेज होती है, जो पार्ट ब्रेन का अफेक्ट होता है दैट इज डॉर्सो लैटरल पार्ट ऑफ मेडुला। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल पार्ट पाइका के डैमेज हो जाने की वजह से, पाइका के ब्लॉकेज हो जाने की वजह से आपका जो लैटरल पार्ट ऑफ मेडुला होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है, डॉर्सो लैटरल पार्ट ऑफ मेडुला आपका इन्वॉल्व होता है। अब अगला दिया हुआ है कि एफेजिया है, नॉन फ्लुएंट एफेजिया है। स्ट्रोक के बाद अगर नॉन फ्लुएंट एफेजिया डेवलप हो जाए तो ट्रॉमा किस एरिया ऑफ द ब्रेन का होगा? ब्रोकाज एरिया का। जब ब्रोकाज एरिया का ट्रॉमा होता है तो आपको नॉन फ्लुएंट एफेजिया डेवलप हो जाता है। अब 4 तरह के एफेजियाज होते हैं, एक मोटर एफेजिया है, एक सेंसरी एफेजिया, एक एनोमिक जिसको हम कंडक्टिव एफेजिया कहते हैं, और एक होता है ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया तब होता है जब आपके ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया दोनों के अंदर लीजन होगा। सबसे पहले आता है कि अगर आपका डोमिनेंट ब्रोका एरिया के अंदर लीजन है, या अगर आपके इंफीरियर फ्रंटल लोब के अंदर लीजन है, तो आपको मोटर एफेजिया होता है। ब्रोका मीन्स ब्रोकन माउथ, पेशेंट कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली बट कैन अंडरस्टैंड रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। मोटर एफेजिया का मतलब होता है कि जब उसका डोमिनेंट ब्रोकाज या फिर इंफीरियर फ्रंटल लोब के अंदर लीजन होगा तो पेशेंट बोल नहीं सकेगा, लेकिन समझ सकेगा और लिखा हुआ समझ सकेगा, और बोलती हुई लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकेगा, लेकिन प्रॉपरली स्पीक नहीं कर सकता। अगर तो वर्निक्स एरिया के अंदर लीजन हो, या अगर आपके सुपीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर लीजन हो, तो आपको सेंसरी एफेजिया होता है। ठीक है, वर्निक्स इज वर्डी बट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो पेशेंट कैन स्पीक बट कांट अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, कि पेशेंट बोल तो सकता है लेकिन ना वो समझ सकता है, और ना ही वो लिखी हुई लैंग्वेज को समझ सकता है, और ना ही किसी के बोलने को समझ सकता है, ना रिटन को समझ सकता है और ना ही स्पोकन को समझ सकता है। जब उसके वर्निक्स एरिया या फिर सुपीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर लीजन होता है तो उसको सेंसरी एफेजिया हो जाता है। वर्निक्स के अंदर लीजन होगा तो सेंसरी एफेजिया होगा, डोमिनेंट ब्रोकाज या फिर इंफीरियर फ्रंटल लोब के अंदर होगा तो उसको मोटर एफेजिया होगा। अगर लीजन नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया के अंदर या एंगुलर गायरस के अंदर हो या फिर आक्वेट फैसिकुलस के अंदर हो तो वो कंडक्टिव एफेजिया डेवलप हो जाता है, और अगर ब्रोकाज और वर्निक्स दोनों के अंदर हो तो आपको ग्लोबल एफेजिया डेवलप हो जाता है। अब नॉन फ्लुएंट एफेजिया जिसमें पेशेंट बोल नहीं पा रहे, नॉन फ्लुएंट एफेजिया है जिसमें पेशेंट बोल नहीं सकता है, तो ब्रोकाज एरिया के अंदर लीजन होगा। अगर तो फ्लुएंट एफेजिया जिसमें पेशेंट बोल सकता है, फ्लुएंट एफेजिया लेकिन समझ नहीं सकता है, तो वर्निक्स एफेजिया होगा या वर्निक्स एरिया के अंदर लीजन होगा। अब एक क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन आस्क अबाउट द एफेजिया एंड सिनेरियो बोथ द सेंसरी एंड द मोटर एफेजिया वर गिवन, कि उसको सेंसरी एफेजिया भी है, मोटर एफेजिया भी है, कि ना वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, और ना ही वो कुछ बोल पा रहा है, तो उसको ग्लोबल एफेजिया है। एक पेशेंट है जिसको ब्रोकाज और वर्निक्स एफेजिया दोनों हैं, तो उसको किस टाइप का एफेजिया होगा? ग्लोबल एफेजिया होगा। जो ब्रोका एरिया डैमेज होता है तो आपको मोटर एफेजिया डेवलप होता है। एक पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और वो फ्लुएंटली बोल सकता है लेकिन इट डजंट मेक सेंस, तो उसको क्या होगा? वर्निक्स एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया आर्क्वेट फैसिकुलस के डैमेज की वजह से होता है। हमने पढ़ा था कि आर्क्वेट फैसिकुलस के डैमेज की वजह से, या एंगुलर गायरस, या अगर आपका नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया में अगर लीजन है तो आपको एनोमिक या कंडक्टिव एफेजिया डेवलप हो जाता है। लीजन अगर आपका एंगुलर गायरस के अंदर होगा तो भी एनोमिक एफेजिया होगा, आर्क्वेट फैसिकुलस के अंदर होगा तो भी एनोमिक एफेजिया होगा। जो एफेजिया मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट होती है टेम्पोरल की, टेम्पोरल बोन की आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सेंसरी एफेजिया ज़्यादा कॉमन होता है। एफेजिया के अंदर मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेम्पोरल बोन की वजह से आपका एफेजिया डेवलप हो जाता है। विच एरिया इज कॉमनली इन्वॉल्व इन कॉजिंग एफेजिया? सुपीरियर टेम्पोरल रीजन जो है ना वो कॉमनली इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपका वर्निक्स एरिया आता है और आपको सेंसरी एफेजिया डेवलप हो जाता है। ब्रोकाज एफेजिया आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से होता है। जो कंडक्टिव एफेजिया है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से होगा। जो नॉन फ्लुएंट एफेजिया है दैट इज कंडक्टिव, दैट इज मोटर एफेजिया, वो ब्रोकाज एरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नॉन फ्लुएंट ब्रोकाज एरिया के साथ कंडक्टिव एफेजिया भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से होता है, और जो ब्रोकाज एफेजिया है वो भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से होता है। अब चेंजेस आ रही हैं मोटर एफेजियाज के अंदर, ऑफन एसोसिएटेड विद लीजन ऑफ द ब्रोकाज एरिया। अगर आपके चेंजेस आते हैं मोटर एफेजिया के अंदर,
ऑफन एसोसिएटेड विद लीजन ऑफ द ब्रोकाज एरिया। जो मोटर एफेजिया के अंदर चेंजेस आते हैं वो ब्रोकाज एरिया के लीजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एनोमिक एफेजिया एंगुलर गायरस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। एंगुलर गायरस अगर आपको इन्वॉल्व होगा तो आपको कंडक्टिव एफेजिया या एनोमिक एफेजिया डेवलप हो जाता है। या फिर अगर आपका नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर का ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व हो गया, नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व हो गया, तो आपको कंडक्टिव या फिर एनोमिक एफेजिया डेवलप हो जाता है। जो ब्रोकाज एरिया है वो डैमेज होता है अगर नॉन डोमिनेंट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, तो उसकी वजह से आपको एनोमिक एफेजिया डेवलप हो जाता है। ब्रोकाज एरिया इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। अब जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो ओक्यूलोमोटर के ऊपर से पास करती है और आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को ज्वाइन कर लेती है। अब सर्कल ऑफ विलिस के बारे में है कि सर्कल ऑफ विलिस आपकी सेरेब्रोएक्नोइड स्पेस के अंदर होता है और ये 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और 2 वर्टेब्रल आर्टरीज की एनास्टोमोसिस से बनता है। 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 2 वर्टेब्रल आर्टरीज की एनास्टोमोसिस से, इन 4 आर्टरीज से मिलकर आपका सर्कल ऑफ विलिस बनता है। जो एंटीरियर कम्युनिकेशन होते हैं इसमें आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का होता है। दोनों आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांचेस होती हैं। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान में एंटीरियर कम्युनिकेशन होता है और जो पोस्टीरियर कम्युनिकेशन होता है आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल और बेसिलर आर्टरी की के साथ कम्युनिकेशन होता है। और जब 2 वर्टेब्रल आर्टरीज आपस में मिलती हैं तो वो आपकी बेसिलर आर्टरी बन जाती है। सो बेसिकली दिस इज द सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस के अंदर सबसे पहले आपकी आती है वर्टेब्रल आर्टरीज। तो वर्टेब्रल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी मिलती हैं तो आपकी यहाँ पे दरमियान में बेसिलर आर्टरी बन जाती है। बेसिलर आर्टरी फिर आगे डिवाइड करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरीज आपस में मिलेंगी और आपकी बेसिलर आर्टरी बन जाएगी। बेसिलर आर्टरी डिवाइड होती है आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपकी बेसिकली बेसिलर आर्टरी से आती है, जो कि फर्दर आपकी वर्टेब्रल आर्टरी के मिलने से बेसिलर आर्टरी बनी और बेसिलर आर्टरी डिवाइड हो गई आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। इस तरह से अब आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक आपकी ब्रांच देती है, दैट इज़ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और यहाँ से आपकी जो ब्रांच देती है दैट इज़ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और साथ ही आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी देती है। एंटीरियर सेरेब्रल भी देगी, मिडल सेरेब्रल भी देगी इंटरनल कैरोटिड आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी भी ब्रांच होती है इसकी। अब जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो आपकी 2 एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को आपस में ज्वाइन करती है। इसी तरह से जो आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है वो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच है, जो आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ज्वाइन करती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके बायोटेम्पोरल हेमिनोपिक एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर। अगर आपको बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा तो एन्यूरिज्म आपका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पे होगा। जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है वो बेसिलर आर्टरी को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कनेक्ट करती है। बेसिलर आर्टरी को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो कनेक्ट करती है दैट इज़ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपकी बेसिलर आर्टरी को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कनेक्ट करती है। जो वर्टेब्रल आर्टरीज होती हैं वो फर्दर डिवाइडेड होती हैं इनटू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। जो आपकी बेसिकली वर्टेब्रल आर्टरी थी वो डिवाइड कर जाती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। हियर दिस वाज द ओनली क्लोज ऑप्शन इन द प्रीवियस एमसीक्यूज। वर्टेब्रल आर्टरी ज्वाइन करके बेसिलर आर्टरी बनाती है और उसके बाद जो बेसिलर आर्टरी होती है वो फिर डिवाइड कर जाती है राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर। सो जो वर्टेब्रल आर्टरी है वो आगे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज ही बनाएगी। दरमियान में इसके बेसिलर आर्टरी बनती है और फिर आगे जाके वो डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज में। जो बेसिलर आर्टरी होती है वो डिवाइड करती है 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर। जो पोस्टीरियर सेरेब्रल PCA पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी आपकी 2 वर्टेब्रल आर्टरी से बनती है। और जो आपकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है और जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द सर्कल ऑफ विलिस। आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आपकी सर्कल ऑफ विलिस के अंदर पार्ट लेती हैं। जो मोस्ट लाइकली प्लेस है ब्रेन के अंदर, जो यहाँ पे मेजर ब्लड वेसल्स हमें मिलती हैं दैट इज सबरेक्नोइड स्पेस। सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर हमें मेजर ब्लड वेसल्स मिलती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सबरेक्नोइड स्पेस एंड एरेक्नोइड मैटर। द एरेक्नोइड मैटर जो होता है वो एवास्कुलर होता है, जो सबरेक्नोइड स्पेस है वो वैस्कुलर होती है, इसमें आपकी मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं। और जो आपकी एरेक्नोइड स्पेस होती है वो एवास्कुलर होती है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अब हाइपोथैलेमस का दिया हुआ है कि जब आपके लैटरल हाइपोथैलेमस की इंजरी होती है तो आपकी हंगर कम हो जाती है। लैटरल हाइपोथैलेमस के अंदर आपका के अंदर जब इंजरी होगी तो आपको हंगर आप ही कम हो जाती है, क्योंकि लैटरल हाइपोथैलेमस के अंदर आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस आपकी हंगर को स्टिमुलेट करता है। लैटरल एरिया हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस का एक लैटरल एरिया होता है, एक वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7
इसके पार्ट्स होते हैं आपके बेसिकली हाइपोथैलेमस के, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, एक है लैटरल, फिर एक वेंट्रोमीडियल है, और फिर आपका एक पैरावेंट्रिकुलर है, एक सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है, एक सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस है। अब सबसे पहले आता है लैटरल एरिया। जो लैटरल एरिया होता है हाइपोथैलेमस का, वो आपकी हंगर को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट बाय ग्रेलिन, गेन एपेटाइट एंड इनहिबिट बाय लेप्टिन, लोअर्स द एपेटाइट एंड डिस्ट्रक्शन लीड टू एनोरेक्सिया। जब आपके लैटरल हाइपोथैलेमस का लैटरल एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस का जब डैमेज होता है तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। ग्रेलिन आपकी भूख को ज़्यादा करता है, एपेटाइट को ज़्यादा करता है, और लेप्टिन आपकी एपेटाइट को कम करता है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस आपकी एपेटाइट को कम करता है, दैट इज मीडियल। बेसिकली जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, एज सच तो कोई मीडियल न्यूक्लियस नहीं है, जो मीडियल के अंदर आपका वेंट्रोमीडियल आता है। तो जो वेंट्रोमीडियल है वो आपकी इनहिबिट को कम करता है, और उसके अंदर आपका स्टाइटी सेंटर होता है। वेंट्रोमीडियल से आपका वेंट्रोमीडियल इनहिबिट करता है, VIP से इसका निमोनिक है। वेंट्रोमीडियल आपके एपेटाइट को इनहिबिट करता है। जो क्रेनियोफ्रेंजियोमा होता है उसके अंदर आपका डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाइपरफेजिया डेवलप हो जाता है क्रेनियोफ्रेंजियोमा वाले पेशेंट्स के अंदर। क्रेनियोफ्रेंजियोमा वाले पेशेंट्स के अंदर वेंट्रोमीडियल ऑफ द हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस आपका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हाइपरफेजिया डेवलप हो जाता है क्रेनियोफ्रेंजियोमा में। जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है वो आपके एपेटाइट को कम करता है, और इसमें आपका बेसिकली स्टाइटी सेंटर होता है। जो लैटरल न्यूक्लियस था वो आपकी एपेटाइट को ज़्यादा कर रहा था, हैंगर को स्टिमुलेट करता है। अब जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है ये आपको कूलिंग और पैरासिम्पैथेटिक्स इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एंटीरियर इज़ फॉर कूलिंग, AC से याद रख लेना है, AC एंटीरियर कूलिंग। तो जो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो आपको कूलिंग और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करता है। जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीटिंग एंड सिम्पैथेटिक प्रोवाइड करता है। जो सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस है दैट इज सर्केडियन रिदम। यू नीड स्लीप टू बी कैरिज्मेटिक, ठीक है। तो जो सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस है वो सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है वो ADH को सिंथेसाइज करता है, और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है वो ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज करता है। अब जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज करता है। जो सुप्राकियाज्मेटिक होता है वो आपके सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है वो ADH को सिक्रीट करता है, इसकी सिंथेसाइज करता है। अब ADH प्राइमरीली आपके सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से फॉर्म होता है। स्टाइटी सेंटर आपके वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर आपके लैटरल हाइपोथैलेमस का डैमेज हो जाएगा तो आपकी एपेटाइट लॉस हो जाती है। कूलिंग ऑफ द बॉडी आपके प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस से होती है। कूलिंग आपकी एंटीरियर हाइपोथैलेमस या फिर आपका जो प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस से आपकी कूलिंग होती है। प्री ऑप्टिक एरिया और एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस से आपकी कूलिंग होती है। एक्शन ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस वुड कॉज शिवरिंग। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्योंकि हीट करता है, पोस्टीरियर हीट करेगा, और जो एंटीरियर है वो कूल प्रोवाइड करेगा। एंटीरियर कूल पैरासिम्पैथेटिक, और जो पोस्टीरियर हीट सिम्पैथेटिक। तो जो हीटिंग होती है या शिवरिंग होती है वो आपको पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिवेशन की वजह से होती है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिवेशन की वजह से शिवरिंग होती है। शिवरिंग ही आपकी हीट प्रोड्यूस करती है। हीट कंजर्वेशन जो होती है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से होती है। आपकी बॉडी के अंदर हीट कंजर्व होती है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से। शिवरिंग से आपकी हीट कंजर्व होती है, तो इसलिए आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है शिवरिंग में। एंटीरियर हाइपोथैलेमस आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर, जो कि इंक्रीज करता है अबव सेट पॉइंट व्हाट विल डिक्रीज स्वेटिंग। जब आपका सेट पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपकी स्वेटिंग डिक्रीज हो जाती है। जब टेम्परेचर आपके सेट पॉइंट से बढ़ जाता है तो आपकी स्वेटिंग डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर रेगुलेशन इज कंट्रोल बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और इट ऑल्सो कम्स एट बॉडी टेम्परेचर कंपेयर्ड विद द टेम्परेचर कंट्रोल सेट पॉइंट विच एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व। बॉडी टेम्परेचर को कंपेयर किया आपने टेम्परेचर कंट्रोल सेट पॉइंट के साथ, तो कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होगा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। साइटोकाइंस के लेवल्स एलिवेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को इन फीवर बाय स्टिमुलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टिमुलेट करके साइटोकाइंस आपके बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती हैं। फीवर के अंदर आपका इंटरल्यूकिन 1 ज़्यादा हो जाता है। फीवर इन इन्फ्लामेशन की वजह से आपके जो फीवर होता है आपको इन्फ्लामेशन के अंदर वो इंटरल्यूकिन 1 की वजह से होता है। इन्फ्लामेशन में इंटरल्यूकिन 1 की वजह से आपको फीवर हो जाता है। एक बच्चा था जो हॉट सनी डे के ऊपर उसका हीट लॉस हो रहा है बाय कुटेनियस हाइपरथर्मिया। कुटेनियस हाइपरथर्मिया से आपका हीट लॉस होता है हॉट सनी डे पे। इवेपोरेटिव एंड नॉन इवेपोरेटिव हीट कंडक्शन इज कंट्रोल बाय कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड थ्रू हाइपोथैलेमस। जो आपकी इवेपोरेटिव और जो नॉन इवेपोरेटिव हीट कंडक्शन होती है वो कंट्रोल होती है, ये क्लोजली मॉनिटर्ड होती है आपकी हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और इंटरल्यूकिन 1 इन्फ्लामेशन के अंदर आपको टेम्परेचर कराती है, और साइटोकाइंस आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की रिलीज करा के आपके बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती हैं।
अब एक पेशेंट है जिसको एनोस्मिया है, उसको सेंस ऑफ स्मेल नहीं हो रही है, हाइपोगोनाडिज्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द ब्रेन विल बी हैविंग द लीजन एमआरआई। तो एमआरआई आपका होगा, क्योंकि ये कैलमैन सिंड्रोम का सिनेरियो है कि उसको एनोस्मिया है, साथ उसको हाइपोगोनाडिज्म है, तो उसका लीजन हाइपोथैलेमस में होगा। एक फीमेल है प्रेजेंट की है, उसकी डिक्रीज ईटिंग हैबिट्स हो गई हैं, लॉस ऑफ वेट है, एंड सीटी स्कैन के ऊपर आपको लीजन नजर आया हाइपोथैलेमस के अंदर, विच एरिया इज लेसली इन्वॉल्व इज मोस्ट अफेक्टेड, दैट इज लैटरल हाइपोथैलेमस, क्योंकि लैटरल हाइपोथैलेमस आपको भूख को लगाता है, इंक्रीज करता है आपके एपेटाइट को। तो जब आपका लैटरल हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा तो आपका जो मीडियल हाइपोथैलेमस है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, जो आपका स्टार्टिस सेंटर है, वो आपको डोमिनेट कर जाएगा, तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बीटा एंडोर्फिन्स आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर होती हैं, बीटा एंडोर्फिन्स आपकी हाइपोथैलेमस में होती हैं। कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि ओपियोइड, जिसके विच इज़ एन ओपियोइड पेप्टाइड। बीटा एंडोर्फिन्स आपकी ओपियोइड पेप्टाइड होती हैं। बीटा एंडोर्फिन्स इज अ पिट्यूटरी हार्मोन जो कि ओपियोइड पेप्टाइड होती हैं, और बीटा एंडोर्फिन्स आपके हाइपोथैलेमस में होती हैं। इनहिबिटरी इफेक्टर जो कि रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से अगेंस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोलैक्टिन, ठीक है। इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज बाय हाइपोथैलेमस अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोलैक्टिन के अगेंस्ट आपके हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता है। लैप्टिन आपके एपेटाइट को डिक्रीज करता है, और ग्रेलिन आपके एपेटाइट को ज़्यादा करता है। कौन सा हार्मोन है जो कि एग्जिबिट करता है रिलेशन बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी? लैप्टिन का रिलेशन होता है आपकी वेट और प्यूबर्टी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मेमोरी सेंटर आपका टेम्पोरल लोब के अंदर लोकेटेड होता है। टेम्पोरल लोब का अगर लीजन होगा तो आपको मेमोरी इफेक्ट हो जाती है। मेमोरी सेंटर आपके ब्रेन के टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लीजन आपका हाइपोकैम्पस के अंदर होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लीजन आपका लिम्बिक एसोसिएशन एरिया के अंदर होगा। हिपोकैम्पस आपका पार्ट होता है लिम्बिक एरिया का। सो अगर हिपोकैम्पस की ऑप्शन नहीं दी हुई तो फिर आपने पैरा हिपोकैम्पस को करना है, और अगर पैरा हिपोकैम्पस भी नहीं दिया हुआ तो फिर आपने लिम्बिक एसोसिएशन एरिया को सिलेक्ट करना है फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के अंदर लीजन आपके लिम्बिक सिस्टम के अंदर होता है, ज़्यादा ऑप्शन ये है। और सेकेंडली आपके एमिगडाला के अंदर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। कौन सा पार्ट लिम्बिक सिस्टम का इमोशंस में इन्वॉल्व होता है? सिंगुलेट गायरस इमोशंस में इन्वॉल्व होता है। बायलैटरल हिपोकैम्पस डैमेज हो गया तो आपको मेमोरी लॉस होगा। स्ट्रक्चरल चेंज इन प्रोटीन सिंथेसिस लीड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के अंदर जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। प्रोटीन्स की सिंथेसिस के स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से, प्रोटीन सिंथेसिस में स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के अंदर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस और जीन एक्टिवेशन होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस और जीन एक्टिवेशन से आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोटीन की सिंथेसिस और जीन एक्टिवेशन की वजह से होती है। और प्रोटीन लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के अंदर आपके प्रोटीन्स के ही जो सिंथेसिस होती है उसमें आपकी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के अंदर लीजन आपका हिपोकैम्पस के अंदर होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के अंदर लीजन आपका लिम्बिक एसोसिएशन एरिया के अंदर हो सकता है। यह रेट्रोग्रेड एमनेसिया टेम्पोरल लोब के अंदर होता है।